हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 9th का चैप्टर साउंड स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है साउंड, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव, साउंड एज लॉन्गिट्यूडनल वेव, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव, इको, रेवर्बरेशन, साउंड सोनर सिस्टम, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। साउंड क्या है? जैसे हम कोई भी आवाज़ सुनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच क्रिएट ए सेंसेशन ऑफ हियरिंग व्हेन इट रीचेज द ईयर। साउंड क्या है? एक एनर्जी की फॉर्म है जो क्या क्रिएट करती है? सेंसेशन क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हम किसी की भी आवाज़ सुन पाते हैं। ये किस लॉ के ऊपर बेस है? साउंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस है। ये क्या है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि ये क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें क्या होता है, मास को ना ही तो हम क्रिएटेड कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इसमें सिर्फ हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है? साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? पार्टिकल जब वाइब्रेट करते हैं तो साउंड क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। तभी जब पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं तभी हम आवाज़ को क्या कर पाते हैं? सुन पाते हैं। वाइब्रेशन क्या है? इज अ रैपिड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी पार्टिकल जब आगे पीछे से रोटेट करते हैं, अपनी जगह पे हिलते नहीं है, वो मोशन नहीं करते, सिर्फ अपनी जगह पे क्या करते रहते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं, कभी इस तरफ कभी इस तरफ, ऐसे वाइब्रेट करते रहते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाइब्रेशन बोलते हैं। फिर क्या करते हैं? जैसे ये एक बच्चा है, ऐसे कई सारे बच्चे एक लाइन में खड़े हैं, तो क्या कर रहे हैं? इसने इसको थोड़ा सा पुश कर दिया, नेक्स्ट वाले बच्चे को, ऐसे इसने आगे इसको पुश कर दिया, आगे इसने इसको पुश कर दिया। ये क्या कर रहे हैं? एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, लेकिन अपनी जगह पे खड़े हैं। ये वाइब्रेट कर रहे हैं एक जगह से और दूसरे को पुश कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? एनर्जी को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। साउंड के टर्म में भी ऐसे ही होता है। जो वाइब्रेशन है, पार्टिकल क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं अपनी जगह पे और एनर्जी को आगे ट्रांसफ़र करते हैं, और ऐसे एनर्जी ट्रांसफ़र होकर हमारे कानों तक पहुंचती है और तभी हम आवाज़ को सुन पाते हैं। जो साउंड है वो कैसे प्रोड्यूस होती है? जो साउंड को जो प्रोड्यूस होती है उसके लिए हमें एक मीडियम की आवश्यकता होती है। जैसे वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। जैसे हम बोल रहे हैं, एयर क्या है? वो मीडियम है जिसकी वजह से आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। अगर एयर ना हो तो हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच पाएगी। साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायर होती है। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस। साउंड कैसे ट्रांसफ़र करती है? कोई भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है, जिसके कारण वो क्या करता है? जो एयर में पार्टिकल्स होते हैं उनको भी वाइब्रेट करता है। फिर जो वाइब्रेटिंग एयर पार्टिकल होते हैं वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं नेक्स्ट पार्टिकल पे और उसको भी वाइब्रेट करते हैं। ऐसे वाइब्रेट होकर हमें आवाज़ सुनाई देती है। ये क्या है? इट इज़ द डिस्टर्बेंस कोज्ड बाय द वाइब्रेशन दैट ट्रैवल थ्रू द मीडियम। ये क्या है? एक डिस्टर्बेंस है जो किस कारण होती है? जो पार्टिकल क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं थ्रू अ मीडियम। अब जो साउंड है वो ट्रैवल करती है वेव की फॉर्म में। तो वेव क्या होता है? वेव क्या होती है? एक वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस दैट ट्रैवल थ्रू अ मीडियम कैरिंग एनर्जी। वेव क्या है? एक डिस्टर्बेंस है जो एक मीडियम के थ्रू ट्रैवल करती है। Sound travel in the form of mechanical wave which require a medium to propagate. साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और वो मीडियम क्या होता है? एयर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है या फिर लिक्विड भी हो सकता है। अब जो वेव है वो दो टाइप्स की होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव। हमें इस चैप्टर में सिर्फ मैकेनिकल वेव के बारे में डिस्कस करना है।
आगे जो मैकेनिकल वेव है वो दो टाइप के होते हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो मैकेनिकल वेव है उन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं उन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जांपल हम लाइट ले सकते हैं। जैसे सूरज की रोशनी नीचे आती है तो स्पेस में तो कोई भी मीडियम नहीं होता, इन्वायरमेंट नहीं होता, तो उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका एग्जांपल हम लाइट लिख सकते हैं। और मैकेनिकल वेव का एग्जांपल साउंड वेव्स होती हैं। उन्हें ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, जो क्या होती है, एयर होती है। सो हमें बस इनका डिफरेंस पढ़ना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का और मैकेनिकल वेव का। सो मैकेनिकल वेव कौन सी होती है, जिन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है ट्रैवल करने के लिए। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है उन्हें ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मैकेनिकल वेव का एग्जाम्पल क्या है, साउंड वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एग्जाम्पल क्या है, लाइट वेव है। जो मैकेनिकल वेव है वो वैक्यूम में से ट्रैवल नहीं कर सकती, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो वैक्यूम के थ्रू ट्रैवल कर सकती हैं। अब जो मैकेनिकल वेव है वो दो टाइप की होती है, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। सो हमें इनमें डिफरेंस पढ़ना है, क्या होती हैं। ट्रांसवर्स वेव क्या होती हैं और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में जैसे हमने अभी पढ़ा कि कुछ बच्चे लाइन में खड़े हैं, वो एक दूसरे को आगे पुश कर रहे हैं। सो मोशन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है और पार्टिकल वाइब्रेट भी उसी डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। मतलब पार्टिकल भी एक ही डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहे हैं और मोशन भी क्या हो रहा है, उसी डायरेक्शन में हो रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। जो हमने एग्जाम्पल से देखा कि बच्चे क्या कर रहे हैं, लाइन में खड़े हैं और वो एक दूसरे को पुश कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, तो मोशन भी क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें क्या होता है, जैसे वेव ऐसे ट्रैवल करती हैं तो जो पार्टिकल है वो उसके परपेंडिकुलर ऑक्सीलेट करेगा, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। सो वेव जिस डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे उसके परपेंडिकुलर पार्टिकल क्या करेगा, ऑस्किलेट करेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। जो ट्रांसवर्स वेव होती हैं वो इस टाइप से, इसका डायग्राम दिखा रखा है, ऐसे ट्रैवल करती हैं। सो इसमें दो पॉइंट होते हैं। जो हाई पॉइंट होता है इसको तो हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, और जो लो पॉइंट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। सो एक पॉइंट होगा हाई पॉइंट जिसको हम क्रस्ट बोलेंगे, और लो पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ट्रफ बोलेंगे। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उसमें क्रस्ट या ट्रफ नहीं होता, उसमें क्या होता है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन होता है। जैसे हमने इसमें स्प्रिंग का एग्जांपल लिया, जैसे स्प्रिंग है, हमने इसको कंप्रेस किया या रिफ्रैक्शन किया, तो इसमें क्या होगा, एक ऐसे तो कंप्रेशन होगा, मतलब सारे पार्टिकल क्या है, पास पास हैं, और एक टाइम पे इसमें क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, मतलब पार्टिकल दूर दूर जाएंगे। सो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन। ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट और ट्रफ होता है। सो जब कंप्रेशन होगा तो प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, और जो रेयर फ्रैक्शन होगा तो प्रेशर क्या होगा, लो होगा। सो ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में होता है। एग्जाम्पल क्या है ट्रांसवर्स वेव के, लाइट वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव के एग्जाम्पल क्या है, साउंड वेव। जो ट्रांसवर्स वेव है वो कैसे ट्रैवल करती है, विदाउट अ मीडियम, इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सो इसका एग्जाम्पल इसीलिए क्या है, लाइट वेव है, क्योंकि उन्हें रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उन्हें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए इसका एग्जाम्पल क्या है, एयर, वाटर या फिर सॉलिड। जो ट्रांसवर्स वेव हैं उनको मटेरियल मीडियम की, उनके जो पार्टिकल हैं उनको वाइब्रेट करने के लिए किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है उनके पार्टिकल को वाइब्रेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे इसमें ट्रांसवर्स वेव में हम रोप का एग्जांपल ले सकते हैं। एक रोप को लेके हम ऐसे अगर छोड़ते हैं तो वो क्या करती है, ऐसे वेव की तरह मूवमेंट करती हैं, और उनकी जो वेव है वो आगे की तरफ मूव करती है, और उनके जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल
वेव के एग्जांपल में हम किसी भी स्प्रिंग का एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इसमें शो भी कर रखा है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, फिर रेयर फ्रैक्शन हो रहा है, फिर से क्या कर रहे हैं, पार्टिकल कंप्रेस कर रहे हैं, फिर से रेयर फ्रैक्शन हो रहा है। सो अब कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन में क्या है डिफरेंस है। कंप्रेशन क्या होता है, वो रीजन जहाँ पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, और रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। कंप्रेशन में जो प्रेशर होता है वो हाई होता है, और रेयर फ्रैक्शन में प्रेशर लो होता है। कंप्रेशन में डेंसिटी भी क्या होती है, हाई होती है, और रेयर फ्रैक्शन में लो डेंसिटी होती है। कंप्रेशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, लेकिन जो रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स एक दूसरे के तरफ मूव करते हैं कंप्रेशन में, लेकिन जो रेयर फ्रैक्शन है उसमें पार्टिकल एक दूसरे से दूर ट्रैवल करते हैं। कंप्रेशन में जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो आगे की तरफ मूव करता है और दूसरे पार्टिकल को पुश करता है आगे की तरफ, और जो रेयर फ्रैक्शन है उसमें वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट मूव बैकवर्ड, पीछे की तरफ मूव करते हैं। सो ये इसके 4-5 एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, इसमें 4-5 पॉइंट लिख सकते हैं आप इसमें। सो अब जो साउंड वेव है हम उसे लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। सो ऐसा क्यों बोलते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि साउंड वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव क्यों बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम थ्रू विच द ट्रेवल वाइब्रेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपेगेशन, क्योंकि जो उसके पार्टिकल हैं वो भी एक डायरेक्शन में मूव करते हैं और जो मोशन है वो भी एक ही डायरेक्शन में होता है। तो इसीलिए हम साउंड वेव को क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। और उसमें 2 रीज़न आते हैं, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन। सो आप इसमें ये लिख सकते हैं। ये देखिए, ये आपको लैब में देखने को मिल सकता है, टर्निंग फोर्क बोलते हैं इसको। इसमें देखिए यहाँ पे जब इसके पार्टिकल दूर दूर जाते हैं तो वो एयर को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, और जब पास आते हैं तो क्या करते हैं, एयर को रिफ्रैक्शन करते हैं। सो ये एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, ये आपको लैब में भी मिल सकता है आपकी। सो एक एक्टिविटी है एनसीईआरटी की बुक्स में कि जो साउंड वेव है उनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपको प्रूफ करना है। सो आप कैसे प्रूफ करेंगे, जैसे हमने एक जार ले लिया, इसमें हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रिक बेल डाल दी और इस जार को बंद कर दिया। इसके अंदर की जो सारी की सारी एयर थी हमने उसको बाहर निकाल दिया। सो अब इसके अंदर एयर नहीं बची, तो जब हमने इस इलेक्ट्रिक बेल को ऑन किया तो इसमें कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई। सो हमने प्रूफ कर दिया कि बिना किसी भी मीडियम के हम साउंड को नहीं सुन सकते हैं। इसलिए साउंड को एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है प्रोपेगेट करने के लिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। जो साउंड वेव है हम उसको मैकेनिकल वेव भी क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए हम साउंड वेव को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं। अब साउंड वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमें वो देखनी है। ये सिर्फ साउंड वेव की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, हमें ट्रांसवर्स वेव में भी ये कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती हैं। सो क्या है, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड, और भी होती हैं वेवलेंथ वगैरह, हम वो भी डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसको हम ऐसे वी से डिनोट करते हैं, ये वी नहीं होता है, थोड़ा मुड़ा हुआ होता है, इसको हम न्यू बोलते हैं। कई बुक्स में इसको स्मॉल एफ से भी डिनोट करते हैं। सो फ्रीक्वेंसी क्या है, द नंबर ऑफ ऑस्किलेशन दैट पास्ट ए फिक्स पॉइंट इन 1 सेकेंड। इसमें हम जैसे पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं, घड़ी होती है जैसे, उसमें एक पेंडुलम होता है, वो अपनी मेन पोजीशन पे है, वो क्या करता है, ऐसे ट्रैवल करता है और इस डायरेक्शन में भी ट्रैवल करता है। सो जैसे वो अपनी मेन पोजीशन पे था, पहले वो इस तरफ गया,
फिर इस तरफ गया, दोबारा इसी पोजीशन पे आ गया, अपनी मीन पोजीशन पे। तो 1 सेकेंड के अंदर उसने इतने कितने ऑस्किलेशन पूरे किए। जैसे इसका 1 ऑस्किलेशन था, मतलब वो मीन पोजीशन पे था, पहले वो इस डायरेक्शन में गया, दोबारा इस डायरेक्शन में आया और दोबारा अपनी मीन पोजीशन पे आ गया। तो ये इसका क्या था, 1 ऑस्किलेशन था। तो 1 सेकेंड के अंदर उसने ऐसे ऐसे कितने ऑस्किलेशन कंप्लीट किए, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे बहुत स्पीड से मूव करे, तो जैसे इसने मान लिया हमने इसने 50 ऑस्किलेशन पूरे कर दिए 1 सेकेंड के अंदर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, 50 हर्ट्ज हो जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी की यूनिट हम किस में मेज़र करते हैं, हर्ट्ज में मेज़र करते हैं। अब ये जो फ्रीक्वेंसी है वो पिच से कैसे रिलेट करती है। जैसे आपने सुना होगा इसकी पिच बहुत ज़्यादा है, इसकी पिच कम है, मतलब जो बोलता है वो बहुत ज़्यादा लाउड बोलता है, कोई कम बोलता है, तो वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो पिच भी क्या होगी, हाई होगी। इसमें हम वोयलिन का एग्जांपल ले सकते हैं। वोयलिन की पिच क्या होती है, हाई होती है, और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाई होती है। जैसे ये स्पीकर है, स्पीकर में से साउंड कभी ज़्यादा होती है, कभी कम होती है, तो हम ये क्या हो रहा होता है, कभी जो पार्टिकल्स है उसके कंप्रेस होते हैं, कभी रेयर फ्रैक्शन होता है उनके पार्टिकल्स में, कभी फिर से कंप्रेस होते हैं, कभी रेयर फ्रैक्शन होता है। सो ये साउंड की फॉर्म में हम इसको भी फ्रीक्वेंसी को देख सकते हैं। अब टाइम पीरियड क्या होता है, जो हमने पेंडुलम देखा, पेंडुलम का एग्जांपल लिया हमने। जैसे पेंडुलम अपनी मीन पोजीशन पे था और इसने ऐसे ट्रैवल कर रहा है ये। सो गिवन टाइम पीरियड में उसने एक कंप्लीट ऑस्किलेशन जितने टाइम में पूरा किया, उसे हम क्या बोलते हैं, उसका टाइम पीरियड बोलते हैं। और इसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं कि 1 ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम किसी भी पार्टिकल ने लिया, उसको हम उसका क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं। सो हम इसको 1/f से, टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 1/f के। मतलब अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ऐसे कैसे होगा, हम एग्जांपल से देखते हैं। जैसे 2 लड़के हैं और वो रेस में पार्टिसिपेट किया है, जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी उसको अपनी लोकेशन में पहुंचने में टाइम कम लगेगा। ऐसे ही अगर पार्टिकल्स वाइब्रेट फास्ट कर रहे हैं तो उनको टाइम क्या लगता है, कम लगता है। अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम पीरियड कम लगेगा। वैसे ही फ्रीक्वेंसी के केस में होता है, अगर पार्टिकल जल्दी जल्दी वाइब्रेट कर रहे हैं तो उन्हें अपना ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में टाइम क्या लगता है, कम लगता है। टाइम और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, ए टर्निंग फोक प्रोड्यूस साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज। हमें उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। हम टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, 1/f के। f क्या है, फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे। हम पुट कर देंगे 1/ फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500। तो कितना निकल जाएगा हमारा सोल्व करके, 0.002 आ जाएगा हमारा टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड की यूनिट क्या होती है, सेकंड में होती है। ये आ जाएगा 0.002 सेकंड। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है एम्पलीट्यूड। इसमें भी हम पेंडुलम के एग्जांपल से ही समझेंगे। जैसे ये पेंडुलम है, ये इसकी मीन पोजीशन है। ये क्या कैसे ट्रैवल कर रहा था, ऐसे ट्रैवल कर रहा था, इतना ट्रैवल कर रहा था। मान लीजिए अगर ये क्या कर रहा है, ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, फिर इतना ऊपर जाके फिर नीचे आ रहा है, तो जो इसकी हाईएस्ट डिस्टेंस है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। जैसे वेव है वो कैसे ट्रैवल करती हैं, ऐसे ट्रैवल करती हैं। मान लीजिए एक वेव है और दूसरी वेव ये है। हाइट किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा होगा, इस वाली वेव का ज़्यादा होगा, और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा। हाइट ही क्या होती है, इसका एम्पलीट्यूड होता है। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब उसकी मीन पोजीशन से जितना उसने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसका एम्पलीट्यूड बोलते हैं। और जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा, साउंड उतनी ज़्यादा क्या होगी, लाउडर होगी। और जितनी ज़्यादा स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा, साउंड उतनी क्या होगी, सॉफ्ट होगी।
नेक्स्ट है वेवलेंथ। अब वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ को हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं, इससे डिनोट करते हैं हम वेवलेंथ को। जैसे एक वेव है, इसके हाई पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं, और इसके लो पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रफ बोलते हैं। दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। या फिर दो कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। कि दो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे? उसकी वेवलेंथ बोलेंगे। या फिर जो दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम। द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ। या फिर हम इसे साउंड की फॉर्म में कैसे समझेंगे? जैसे हमने कंप्रेशन और रेयरफैक्शन पढ़ा था। जैसे कंप्रेशन में पार्टिकल क्या होते हैं? पास पास होते हैं, और फिर रेयरफैक्शन में क्या होते हैं? पार्टिकल दूर दूर होते हैं। फिर से क्या आता है? कंप्रेशन आता है, फिर से क्या आता है? रेयरफैक्शन आता है। दो कंप्रेशन के जो बीच के डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ बोलेंगे, या फिर दो रेयरफैक्शन के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे? वेवलेंथ बोलेंगे किसी भी साउंड वेव की। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या है? जो वेवलेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, और इसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। अब नेक्स्ट है स्पीड। स्पीड क्या होती है? गिवन टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को हम क्या बोलते हैं? उसकी स्पीड बोलते हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए साउंड वेव पर यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड होती है। स्पीड को हम कैसे, उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस को हम एस से डिनोट करते हैं और टाइम को हम टी से डिनोट करते हैं। लेकिन जो साउंड के फॉर्म में हम स्पीड को किससे लिखेंगे? लैम्बडा से लिखेंगे, और टाइम को टी से ही लिखेंगे। अब हमने पीछे पढ़ा था कि जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल होती है? 1/t के इक्वल होती है। तो हम 1/t की जगह क्या लिख सकते हैं? म्यू लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी। ये क्या आ जाएगा? किसके इक्वल आ जाएगा? लैम्बडा म्यू के इक्वल आ जाएगा। तो स्पीड किसके इक्वल आ जाएगी साउंड वेव में? वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। साउंड वेव इज इक्वल टू वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी। अब जो स्पीड है वो किस पे डिपेंड करती है? स्पीड डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मीडियम। आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी सॉलिड चीज़ पे अपने हाथ को मारते हो तो हमें ज़्यादा आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन अगर हम पानी में अपने हाथ को मारेंगे तो हमें आवाज़ कम सुनाई देगी, और गैस में तो, एयर में तो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देती। तो जितना ज़्यादा डेंसिटी होगी मीडियम की, उतनी ज़्यादा क्या होगी? उसकी स्पीड होगी। दूसरा फैक्टर क्या है? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे या फिर डेंसिटी ऑफ द मीडियम होगा जितना ज़्यादा, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? स्पीड होगी पार्टिकल की, उतनी ज़्यादा हमें आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। साउंड ट्रैवल फास्टर इन सॉलिड देन इन गैसेज। तो साउंड सबसे ज़्यादा किस में सुनाई देगी हमें? सॉलिड में, फिर लिक्विड में, देन उसके बाद गैस में। स्पीड ऑफ अ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। साउंड क्या करती है? अलग अलग मीडियम में अलग अलग तरह से ट्रैवल करती है। उसका टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है? अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो साउंड भी क्या होती है? ज़्यादा सुनाई देती है हमें। जैसे इसमें एग्जांपल है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे स्पीड कितनी थी? 331 मीटर पर सेकेंड थी। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, 22 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो साउंड की स्पीड क्या हो जाएगी? 344 मीटर पर सेकेंड। ये हम एग्जांपल से भी इसको बता सकते हैं कि अगर टेम्परेचर को हम इंक्रीज करेंगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और साउंड क्या करती है? फास्टर ट्रेवल करती है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, देन गैस में। ऐसे हम बता सकते हैं। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड में हमें रिलेशन बताना है। तो वही है जो मैंने अभी आपको बताया कि स्पीड किसके इक्वल होता है? डिस्टेंस बाय टाइम के इक्वल होता है। डिस्टेंस को हम साउंड की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? लैम्बडा से डिनोट करेंगे, और टाइम को टी से लिखेंगे हम।
और फिर हम 1/t की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/t किसके इक्वल होता है, फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो सकता है। सो स्पीड या वेलोसिटी हमारी किसके इक्वल आ जाएगी, लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इंटू फ्रीक्वेंसी के इक्वल हमारी साउंड आ जाएगी, स्पीड ऑफ साउंड। सो आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।